हाँ, टूल्स एंड टेक्निक्स में आप लोगों का क्वेश्चनेयर चल रहा था, जिसे हिंदी में प्रश्नावली कहते हैं। और उसकी प्रेजेंटेशन दे रही थी पूनम गुप्ता। पूनम, अपना पीपीटी शेयर करिए और ओके सर। प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। कल हम लोगों ने टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन में प्रश्नावली के प्रकार, उसके अर्थ, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें देख चुके थे। अब हम इसके आगे देखते हैं कि हमको प्रश्नावली निर्माण के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। यदि हम कोई भी कार्य का निर्माण करते हैं, कोई भी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए हमको प्रॉपर स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जो स्टेप एक के बाद एक आते हैं। इसी प्रकार जब हम प्रश्नावली को तैयार करते हैं तो एक व्यवस्थित तरीके से एक अच्छी प्रश्नावली तैयार करने के लिए हमको बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। उनमें से पहला स्टेप है तैयारी। इनमें यदि हम किसी भी अनुसंधान कार्य करने जा रहे हैं तो हमको सबसे पहले उस अनुसंधान कार्य कैसा है, उसके लिए क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं, कौन सा विषय हमको शामिल करना है, उस शोध की प्रश्नों का निर्माण कैसे करना है, वो कौन से प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना है, इन सब के लिए सबसे पहले हमको तैयारी करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आता है प्रथम प्रारूप निर्माण करना। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के, जैसे क्वेश्चंस का कैसा प्रारूप होना चाहिए, हमको ओपन एंडेड क्वेश्चन डालना है या हमको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस डालने हैं या हमको तर्क वाले क्वेश्चंस डालने हैं। ये डिसाइड करना पड़ता है हमको अनुसंधान के अनुसार कि हमारा ये रिसर्च हम किस विषय पे कर रहे हैं, किस टॉपिक पे कर रहे हैं, उसके अनुसार ही हमको प्रश्नों का निर्माण करना पड़ता है। प्रश्नों का निर्माण हम किसी भी विषय में किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं बना सकते और ना ही हम उनको डाल सकते हैं कि हमको प्रश्नों का निर्माण करना है। अब मान लीजिए किसी भी प्रकार की रिसर्च है और हमने उसके अकॉर्डिंग प्रश्न ना डालकर दूसरों के अकॉर्डिंग प्रश्न को इंक्लूड कर देते हैं, तो वो चीज़ हमारे सैंपल्स को इफेक्ट करती है कि कैसे हमको डाटा कैसे कलेक्ट हो पाता है। इन सब चीज़ों पे इफेक्ट करती है ये प्रारूप का हमारा सबसे प्रश्नों का निर्माण कैसा होता है। इसके बाद थर्ड स्टेप है स्वमूल्यांकन। यदि हम पहले प्रश्नों को निर्माण करते हैं उसके बाद हमें सेल्फ से देखना पड़ता है। एक बार हमने बनाया किसी भी चीज को तो हम एक बार स्वयं से उस चीज का मूल्यांकन करते हैं, क्या ये सही लग रहा है, कोई टाइपिकल एरर्स तो नहीं है और लैंग्वेज सही है या नहीं है, इस इसमें प्रश्नों की संख्या हमने सही ली है या नहीं ली है, इसमें जो हमने प्रश्न लिए हैं वो हमें अरे अनुसंधान के अनुरूप है या नहीं है, जो भाषा उपयुक्त की है वो स्पष्ट है या नहीं है, जो भाषा बनाई है वो भाषा डबल मीनिंग तो नहीं है,
इसके डबल अर्थ तो नहीं निकल रहे हैं। इन सब चीजों के लिए प्रश्नों का निर्माण करके हमको उसका स्वयं का मूल्यांकन करना पड़ता है। स्वयं के बारे में स्वयं को एक बार प्रश्न तालिका बनाकर उसके बाद उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाते हैं। फिर बाह्य मूल्यांकन, मान लीजिए हमने किसी चीज को बनाया तो हमको गलतियां थोड़ा कम नजर आती हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तीन सहयोगी विशेषज्ञ हैं जो उस बारे में अच्छा जानते हैं, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर को बनाकर हम क्वेश्चंस को बनाकर उसको दो तीन लोगों को दे सकते हैं कि आप चेक कर लेंगे क्या, ये कैसी बनी है, क्या इसमें कोई कमी है या नहीं है। इस इसलिए जैसे हम लोग हैं पीपीटी बनाते हैं, तो किसी को भी एक फ्रेंड को ट्रांसफर करते हैं और कहते हैं देख लीजिए क्या कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यदि हम किसी भी टॉपिक को स्वयं के अकॉर्डिंग इंक्लूड करते हैं तो हमको तो वो चीज़ गलत नहीं दिखती है, लेकिन यदि उसको कोई अन्य व्यक्ति या उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखने वाले व्यक्ति उस चीज़ को देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे सुझाव दे पाते हैं और बता पाते हैं कि आपके ये क्वेश्चंस में कमी है, आपको ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करने चाहिए, या क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, आपको कम क्वेश्चंस लेने चाहिए, या कुछ भी जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को बता पाते हैं, जितना हम स्वयं जितना ध्यान से देख नहीं पाते, उतने जो कमियां छूट जाती हैं उनको हमको बाहर से भी बताया जा सकता है, जो हमारे सहयोगी होते हैं विशेषज्ञों के द्वारा बता दिया जाता है, जिससे हम लोग उसमें सुधार कर पाते हैं। फिर उसके बाद आता है पुनरावलोकन। सुझाव मिलने के बाद हमको ये देखना पड़ता है कि प्रश्नावली में कौन से प्रश्न हटाएं, कौन से प्रश्न जोड़ें, और कौन सी प्रश्नों की लैंग्वेज बदलनी है, कौन से प्रश्नों का फॉर्मेट ही गलत था, जिस फॉर्मेट में हमने डाला था वो फॉर्मेट ही गलत था मान लीजिए, तो हमारी पूरी क्वेश्चनर या प्रश्नावली ही गलत हो जाती है यदि हमने उनको सही तरीके से इंक्लूड नहीं किया। तो हमें मूल्यांकन के बाद एक पुनरावलोकन करना पड़ता है, उसका अवलोकन करना पड़ता है फिर से। उसके बाद अगला स्टेप है पूर्व परीक्षण या पायलट अध्ययन। यदि हमने एक बार अवलोकन कर लिया है तो पूरी प्रश्नावली को एक बार हम लोग एक जल्दी जल्दी या पहले के आधार पर उसका परीक्षण कर लेते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चंस बनाए, कुछ सैंपल के रूप में हमने तीन चार बच्चों को वो क्वेश्चनेयर दे दिया फिल करने के लिए, फिर उसके अनुसार हमको जैसे आंसर्स मिल रहे हैं, हमको जैसा डाटा कलेक्ट हो रहा है, उस आधार पर हम लोग ये बता पाते हैं कि ये कैसा है, या हमको आंसर्स कैसे मिल रहे हैं, इसके अनुसार हमको कैसे क्वेश्चंस इंक्लूड करने चाहिए, क्या हमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं। बच्चे समझ पा रहे हैं तो हमको जैसा आंसर चाहिए वैसे मिल रहे हैं या नहीं, ये हम लोग पूर्व परीक्षण करने पे पहले यदि हम चार पांच लोगों को सैंपल के रूप में वो क्वेश्चनेयर्स फिल करवा लेते तो हमको उसका डाटा मिल जाता है, उसको एक आइडिया लग जाता है हमको कि हमको कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं। फिर उसी आइडिया के आधार पर हम फिर से अवलोकन करते हैं। पूर्व परीक्षण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चंस डाला है और वो क्वेश्चंस उस लेवल से बड़ा है, उसकी आवश्यकता के अनुसार वो फिट नहीं हो रहा है क्वेश्चंस, तो उस क्वेश्चंस को हटाकर हम दोबारा क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हैं और नए क्वेश्चंस को इंक्लूड करके और नए रूप दे सकते हैं। उसके बाद प्रश्नावली का अंतिम चरण, आखिरी चरण आता है अंतिम प्रारूप तैयार करना। ये सारी चीजें देखने के बाद हमने सैंपल्स से फिल करवा के भी देख लिया कि आंसर्स कैसे आ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चंस को एक अंतिम रूप देना होता है, जो क्वेश्चंस जो प्रश्नावली हम पूरे लोगों से वो आंसर्स लेने वाले हैं, सभी लोगों से वो आंसर्स लेने वाले हैं, जिस प्रश्नावली को हम सब पे अप्लाई करने वाले हैं, जिस प्रश्नावली के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करने वाले हैं,
उस प्रश्नावली को हम तैयार करते हैं। इसमें संपादक की वर्तनी अच्छी होनी चाहिए। उत्तरों के इस प्रश्नावली में उत्तरों के लिए जगह पूर्व कोडिंग के बाद हम अंतिम प्रारूप तैयार कर लेते हैं। इसके बाद आता है हम प्रश्नों की रचना किस आधार पर करनी चाहिए। प्रश्नावली का निर्माण शिक्षित उत्तरदाता से सूचना प्राप्त करने में किया जाता है। यदि हम प्रश्नावली का निर्माण कर रहे हैं तो हम शिक्षित लोगों से ही इसकी आंसर्स ले पाएंगे। अतः इसका निर्माण करने के लिए बहुत सारी सावधानी भी बरतनी पड़ती हैं। प्रश्नों का चुनाव ऐसा करना चाहिए जिसकी भाषा सरल हो, उपयुक्त हो। प्रश्नावली का निर्माण हम 3 आधारों पर कर सकते हैं। नंबर 1 होती है अध्ययन की समस्या, कि हमारी जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो किस प्रकार की समस्या है। हमने प्रॉब्लम्स जो ली हैं तो वो प्रॉब्लम्स किस प्रकार की है। जिस प्रकार की समस्या होगी हमको प्रश्नों का चयन भी उसी प्रकार का करना होगा, क्योंकि हमको डाटा फिर उसी के अनुरूप ही कलेक्ट करना होता है। इसलिए हमें प्रश्नों की संख्या अपने अध्ययन समस्या के अनुरूप ही रखनी चाहिए। प्रश्नों की संख्या भी, प्रश्नों का प्रारूप भी और प्रश्न किस प्रकार से हैं, वो अनुभव के आधार पर हम प्रश्नों का आंसर लेना चाहते हैं या फैक्ट के आधार पर लेना चाहते हैं। ये सारी चीजें हमारी अध्ययन की समस्या पर निर्भर करती हैं कि जो हमने समस्या ली है वो कैसी है। उसके बाद दूसरा प्रश्नावली निर्माण में दूसरी चीज हम ध्यान रखते हैं प्रश्नों की उपयुक्तता, कि हम जो प्रश्न ले रहे हैं वो किस आधार तक उपयुक्त हैं भी या नहीं। हमको जो जानकारी चाहिए, हमको जो डाटा कलेक्ट करना है, वो उन क्वेश्चंस से आंसर्स मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। मान लीजिए हमको डाटा कुछ और चाहिए और क्वेश्चंस उस डाटा के अनुरूप उपयुक्त नहीं है, या हम जहां से डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, जिस जनसंख्या पे अप्लाई करने वाले हैं वो क्वेश्चनेयर को, प्रश्नावली को, तो वहां पे उन लोगों के अनुसार वो क्वेश्चंस उपयुक्त हैं या नहीं, वो लोग उन प्रश्नों को समझ पा रहे हैं या नहीं, उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज है या उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं या नहीं। मान लीजिए हमने क्वेश्चंस उनकी ज्यादा पर्सनल लाइफ से पूछ लिया तो वो आंसर्स नहीं देंगे। यदि हमने उनसे डायरेक्ट पूछ लिया क्या आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, तो वो अपने घर की प्राइवेसी ओपन करना उपयुक्त नहीं समझेगा। इसलिए यदि हमने उनसे पूछ लिया आपकी क्या इनकम इतनी ज्यादा है, तो वो इनकम टैक्स की डर से या किसी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से वो चीज नहीं बताना चाहेगा। इसलिए हमें ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जिससे हमको जो जानकारी चाहिए वो भी मिल जाए, और जो जानकारी दे रहा है उसे भी उन क्वेश्चंस का आंसर्स देने में बुरा फील ना हो, या उन्हें ऐसा फील ना हो कि ये क्वेश्चंस गलत हैं या ये इन क्वेश्चंस से हमारी प्राइवेसी भंग होती है। ऐसे क्वेश्चंस का निर्माण नहीं करना चाहिए। क्वेश्चंस ऐसे निर्माण करने चाहिए जो उत्तर देने योग्य हो। ऐसा क्वेश्चंस नहीं हो कि यदि हमने उनको टाइम तो दिया आधे घंटे और हमने बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे दिए जो वो क्वेश्चंस पूर्ण ही नहीं कर पा रहा है उस टाइम पीरियड पे। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है प्रश्नावली का बाह्य एवं भौतिक पक्ष। जो हमने प्रश्नावली बनाई है वो कैसी है, उसकी भौतिक बनावट कैसी है। यदि हमने क्वेश्चन पेपर बहुत रफ पेज पे, एक बेकार से पतले पेज पे बनाया है, उसकी फॉन्ट साइज वर्ड का बहुत छोटा है, देखने में समस्या आ रही है, या हमको वो उस पेज में लिखने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो भी हमको ये क्वेश्चनेयर्स में आंसर्स देने वाले प्रॉब्लम महसूस करेंगे कि ये कैसी प्रश्नावली है, इसमें लिखते तो बन ही नहीं रहा है, या इसके वर्ड तो बहुत छोटे हैं, या इसके कलर साइज तो बहुत अच्छा नहीं है जो कलर चूज किया गया है। इसमें हमें आकार का भी ध्यान रखना चाहिए। जो एक स्टैंडर्ड आकार माना गया है एक प्रश्नावली बनाने का, 8x12 साइज अथवा 9x11 साइज का होना चाहिए। ये एक प्रश्नावली साइज का एक व्यवस्थित आकार
माना गया है। दूसरा, इसकी कागज की क्वालिटी बहुत उपयुक्त होनी चाहिए। पेपर जो हो वो बहुत चिकना अच्छा हो, चिकना हो, मजबूत हो और टिकाऊ हो, कड़ा हो। ऐसा नहीं हो कि हमने 2 बार उसको पलटा और वो बहुत जल्दी खराब हो जाए। उसकी शेप भी अच्छा होना चाहिए और कागज का कलर भी अच्छा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इसमें इंक्लूड होता है छपाई कि उस पे प्रिंटिंग कैसी है। प्रिंटिंग में वर्ड स्पष्ट होने चाहिए। फॉन्ट ज्यादा छोटा या ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि हम बच्चों के लिए क्वेश्चनेयर बना रहे हैं तो थोड़े बड़े बड़े शब्द और चित्रों का भी प्रयोग करना चाहिए। और अगला पॉइंट आता है प्रश्नावली की लंबाई। हमें ये भी देखना चाहिए कि क्वेश्चंस कितने हैं। यदि एक पेज पे नहीं आ पा रहे तो हमें पेज टर्न कर देना चाहिए, जिससे कि प्रश्नावली की ज्यादा लंबी ना हो और उन्हें देखकर ये फील ना हो कि बहुत ज्यादा प्रश्न है। और प्रश्नों को एक व्यवस्थित समूह में रखना चाहिए कि मान लीजिए हमको शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं तो पहले सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, उसके बाद उससे लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके बाद सबसे लॉन्ग क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हमने लॉन्ग क्वेश्चंस रखे फिर एक शॉर्ट क्वेश्चंस। ऐसे नहीं होना चाहिए। उनको एक व्यवस्थित, एक अच्छे समूह में पूरी व्यवस्थित तरीके से सारे प्रश्नों को रखना चाहिए। प्रश्नों के बीच में पर्याप्त स्थान, यदि हम ऐसा करते हैं कि हमें उसी पेपर पे आंसर्स फिल करवाने हैं तो हमें उस प्रश्नावली में पर्याप्त स्थान देना चाहिए, जिससे आंसर देने वाला अ, वो उसी जगह पे नाम अपना नाम लिख पाए, शीर्षक लिख पाए और सारी चीजें, टाइम लिख पाए और सारी चीजों का आंसर्स वो उसी प्रश्न पत्र पे ही दे पाए। उसको अलग से ऐसा फील ना हो कि क्वेश्चंस के लिए जगह कम है या क्वेश्चंस के लिए जगह बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें प्रश्नों के लिए जो जगह, पर्याप्त स्थान जो देना चाहिए, प्रश्नों के अनुकूल ही देना चाहिए। इसके आगे चलते हैं प्रश्नावली का प्रयोग। हम प्रश्नावली का प्रयोग किस आधार पे करते हैं। और नंबर 1 आता है पूर्व परीक्षण। प्रश्नावली का प्रयोग की समस्त प्रक्रिया हमने 4 भागों में विभाजित की है। इसके लिए नंबर 1 है पूर्व परीक्षण। प्रश्नावली को शोध के लिए उत्तरदाता के पास भेजने से पूर्व इसकी जांच एक छोटे निर्देशन को मानकर वैसे ही सैंपल व वैसे ही स्टूडेंट लेकर हमें उसका पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए। जैसा कि अभी हमने पहले बताया आपको कि यदि हमने पूर्व परीक्षण कर लिया होता है तो प्रश्नों के गलत होने की संभावना बहुत अधिक नहीं होती है। प्रश्नों की वास्तविकता या प्रश्नों में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उत्तर देने में, इसका भी हमें पता चल जाता है। इसके लिए निर्देशन में क्या समस्या आ रही है या उसको स्टूडेंट्स को अध्ययन करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका भी पता चल जाता है। इस यह कार्य कम संख्या में प्रश्नावली छपवा कर किया जाना चाहिए। मान लीजिए हमको कलेक्शन 100 पीपल से करना है अपने डाटा के लिए, अपने रिसर्च के लिए, तो उसके लिए जब हम पूर्व परीक्षण करते हैं तो 10 स्टूडेंट्स लेते हैं। उन पे वो जो हमको बाद में अप्लाई करने हैं वो प्रश्नावली देते हैं। उसके बाद उनसे फिल करवा कर वो प्रश्नावली प्राप्त करते हैं। तो एक छोटे आकार में हमको वो उत्तर कैसे प्राप्त हो रहे हैं, किन समस्या का हमें समाधान करना है, क्या समस्या निकल के आ रही है, उसका पता लग जाता है। इस पूर्व परीक्षण के द्वारा उत्तरदाता की योग्यता व उत्सुकता का ज्ञान भी हो पाता है कि वो कितना योग्य है, किस अनुसार उत्तर दे रहा है। हमें अपनी प्रश्नावली की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का भी पता चल पाता है। इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, सहगामी पत्र। प्रत्येक प्रश्नावली के साथ एक छपा हुआ इंस्ट्रक्शनल पेज होना चाहिए, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए होने चाहिए कि हमें ये क्वेश्चंस के आंसर किस अनुसार देने हैं। हमें सबसे पहले अपना नाम पता फिल करना है या हमें एज फिल करनी है और हमको आंसर्स कितने वर्ड्स पे देने हैं, हमको आंसर्स किस के अनुसार देने हैं। ये सारी चीजें यदि एक
सहगामी पत्र आगे इंक्लूड कर दिया जाता है, तो आंसर देने वाले आंसरदाता को उसको एक हेल्प मिल जाती है कि हमें उत्तर कैसे देना है, किस आधार पे उत्तर देना है। सहगामी पत्र में बहुत सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे अनुसंधानकर्ता एवं अनुसंधान की पहचान ओपन नहीं की जाएगी। उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आप जो भी डेटा हमसे शेयर कर रहे हैं वो डेटा हम गलत चीज के लिए यूज नहीं करेंगे, और ये डेटा एक विश्वसनीय हाथों में है। हम ये डेटा किसी और को लीक नहीं करेंगे, किसी और को ये डेटा हम उपलब्ध नहीं करवाएंगे। दूसरी चीज उसमें इंक्लूड करनी चाहिए कि ये जो डेटा हम ले रहे हैं सिर्फ अपने अनुसंधान क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, अनुसंधान के लिए ले रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चंस के उद्देश्यों को भी हमें बताना चाहिए कि हम उस वो अनुसंधान किस उद्देश्य के आधार पर कर रहे हैं। प्रश्नावली भरने में उसमें आवश्यक समय भी इंक्लूड करना चाहिए कि इस प्रश्नावली में कितना समय दिया जा रहा है, आप कितने समय में इस प्रश्नावली को पूर्ण करेंगे। अ, पत्र उसमें बताना चाहिए, जो हम सहगामी पत्र ऐड करते हैं वो बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा नहीं लेकिन मीडियम साइज का और आकर्षक होना चाहिए, जिससे लोगों को इंस्ट्रक्शन पढ़ने में थोड़ा अच्छा फील हो। ये उत्तर देने के बाद उनको एक आंसर्स देने के लिए समय भी इंक्लूड करना चाहिए, और एक एरिया भी बता एक तरीका भी बताना चाहिए कि आप आंसर्स देने के बाद पेपर को फोल्ड करके लिफाफे में डालकर दे सकते हैं। मान लीजिए हमने डाक के द्वारा लिए है, तो आप डाक के द्वारा पोस्ट कर सकते हैं। हमने सैंपल्स मान लीजिए डाक के द्वारा किए हैं, तो उसमें ये भी इंस्ट्रक्शन दिया होना चाहिए, उसमें पूरा एड्रेस भी दिया होना चाहिए कि आपको ये क्वेश्चंस फिल करने के बाद इस एड्रेस पे आपको पहुंचाना है। इसके बाद आता है थर्ड नंबर, डाक द्वारा प्रेषण। यदि मान लीजिए हमने डाटा डाटा बहुत दूर से लेना है, हमें ऐसे डाटा जहाँ हम जाकर नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे एरिया का हमें अध्ययन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रश्नावलियों को एक साथ पोस्ट करनी चाहिए, जिससे कि प्रश्नावली हमें उत्तरदाताओं के पास एक साथ पहुंच सके, और एक साथ पहुंचने के बाद वो आंसर्स भी एक साथ ही हमको भेज पाए। दूसरा नंबर, सूचनादाता के पते पूरे सही होने चाहिए, पिन कोड भी इंक्लूड होना चाहिए, जिससे वो आंसर्स देने के बाद प्रश्नावली को समय से अ, एक अनुसंधानकर्ता के पास पहुंचा सके। यदि हम उस पे पिन कोड इंक्लूड नहीं करेंगे या उनको पूरा एड्रेस नहीं देंगे, तो वो उत्तर पत्र हमको सही से प्राप्त नहीं हो पाएगा, और सही समय पे प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसको प्राप्त होने में बहुत सारी समस्या होंगी। मान लीजिए एड्रेस ही गलत है तो वो दूसरे एड्रेस पे चला जाएगा। प्रश्नावली ऐसे समय पहुंचे कि उत्तरदाता एक सप्ताह में आंसर्स वापस कर सके। ज्यादा लेट नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको इतना कम समय नहीं देना चाहिए कि मान लीजिए हमने एक दिन में प्रश्नावली फिल भेजी उनके पास और उनको बोला आप 2 दिन में फिल करके भेज दीजिए, तो ऐसे क्या होता है, उत्तरदाता थोड़ा समस्या आ जाती है उसको, यदि उसके पास और कोई कार्य है तो वो जल्दी फिल करके नहीं भेज पाता। इसलिए समय प्रश्नावली को भेजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अपना पता और उस लिफाफे पे टिकट भी लगाकर ही भेजना चाहिए, जिससे कि उसे उत्तरदाता को भेजने में हमें पोस्ट करने के लिए लिफाफे टिकट साथ में ही भेजने चाहिए, जिससे उत्तरदाता को वो हमको दोबारा पोस्ट करने में उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। थर्ड नंबर आता है अनुगामी पत्र। अनुगामी पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसमें यदि कोई उत्तरदाता हमको आंसर्स नहीं दे रहा है या आंसर्स देने में लेट कर रहा है, तो उसके बाद जो पत्र उनको रिमाइंडर के रूप में भेजा जाता है उसको ही अनुगामी पत्र बोला जाता है। मान लीजिए हमने पोस्ट से क्वेश्चन प्रश्नावली तो भेज दी, लेकिन वो प्रश्नावली आंसर्स आ ही नहीं रही है, आंसर्स भेजे ही नहीं गए हैं हमें, वो हमें प्राप्त ही नहीं हो रहे हैं, तो वो प्राप्ति के लिए हमें अनुगामी पत्र भेजने पड़ते हैं। कि एक रिक्वेस्ट लेटर मान लीजिए कि इस समय मैसेज भी हम भेज सकते हैं एक रिक्वेस्ट मैसेज के रूप में कि आप ऐसा
आप हमको हमने आपको एक उसका लहजा जो हो बहुत अच्छा हो, एक रिक्वेस्ट फॉर्म में अनुगामी पत्र भेजना चाहिए, जिससे उत्तरदाता को ये ना लगे कि हम उनसे बहुत रूड तरीके से बात कर रहे हैं। प्रथम अनुगामी पत्र हमको 16 दिन के पश्चात भेजना चाहिए। यदि हमको 16 दिन के पश्चात वो अनुगामी पत्र भेजने के बाद कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो उसके बाद द्वितीय अनुगामी पत्र हमको पुनः एक सप्ताह के बाद भेजना चाहिए। 16 दिन के बाद पुनः एक सप्ताह का वेट करना चाहिए। उसके बाद द्वितीय अनुगामी पत्र भेजना चाहिए। उसके बाद यदि हमको वो एक सप्ताह भेजने के बाद 2 सप्ताह के बाद भी थर्ड अनुगामी पत्र भेजा और उसके 2 सप्ताह बाद भी हमको कोई आंसर्स नहीं आ रहे हैं, तो हमको उस प्रश्न पत्र को रिजेक्ट कर देना चाहिए, उस प्रश्न पत्र को सूची से हटा देना चाहिए। हमको 3 प्रयास तो करने चाहिए। प्रथम अनुगामी पत्र 16 दिन के बाद, फिर हमको एक सप्ताह वेट करने के बाद अनुगामी पत्र भेजने के, फिर दूसरा भेजना चाहिए, फिर 2 वीक का वेट करके थर्ड अनुगामी पत्र भेजना चाहिए। और उसके बाद यदि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो हमें उस आंसर जिससे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम हटा देना चाहिए। उसके बाद आता है प्रश्नावली की विश्वसनीयता, कि प्रश्नावली की विश्वसनीयता किस आधार पर होती है। नंबर 1, गलत एवं असंगत प्रश्न। मान लीजिए उत्तरदाता में प्रश्नावली भरकर जो सूचनाएं दी हैं वह कितनी विश्वसनीय है, यह तभी पता चलता है जब प्रश्नों में कि अर्थों में अंतर नहीं होगा। मान लीजिए हमने क्वेश्चंस दिए हैं, उनके सेंस ही अलग निकल रहे हैं, तो उस चीज वो प्रश्नावली विश्वसनीय नहीं होगी। इसके लिए हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, जैसे गलत एवं असंगत प्रश्न। जब प्रश्नावली में गलत और उस अनुसंधान के अनुसार हम प्रश्न इंक्लूड नहीं करते हैं, तो प्रश्नावली हमारी विश्वसनीय नहीं होती है। उससे जो हम लोग डाटा प्राप्त करेंगे, जो भी डेटा हम लोग प्राप्त करते हैं, तो वो डेटा हमारे अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं होगा और ना ही वो डेटा विश्वसनीय होगा। उससे हमारे आंकड़े गलत हो जाएंगे। यदि हमने गलत क्वेश्चंस को ही चूज किया है तो गलत क्वेश्चंस होंगे तो आंसर्स भी गलत मिलेंगे, और गलत आंसर्स मिलने से वो हमारी जो रिसर्च का डाटा हमने लिया और रिसर्च की फीडबैक फीडबैक नहीं कहेंगे उसको, जो हमें एक प्रकार से रिजल्ट प्राप्त होता है वो ही गलत आएगा। सेकेंड नंबर होता है पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। प्रश्नावली हमें एक ऐसी बनानी चाहिए जो सभी एरिया पे लागू हो पाए। हमें पक्षपातपूर्ण तरीके से प्रश्नावली नहीं बनानी चाहिए। हमें ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं करने चाहिए कि हम मान लीजिए हमने बहुत इजी क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए, हमको अपनी रिजल्ट ऐसी फाइंडिंग चाहिए अपनी रिसर्च की, हमको जैसी फाइंडिंग्स चाहिए उसी अनुसार हमने क्वेश्चंस बनाए, और हमको यदि अपने अनुसार आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो उसमें हम लोग फेरबदल करके और क्वेश्चंस में चेंज करके हम लोग अपने अनुसार जैसे आंसर चाहिए वैसे क्वेश्चंस का निर्माण कर देते हैं, तो हमें सही फाइंडिंग प्राप्त नहीं हो पाती। हमको जैसी फाइंडिंग प्राप्त होनी चाहिए, जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए, वो चीज हमको सही चीज प्राप्त नहीं हो पाती है। थर्ड नंबर है नियंत्रित व पक्षपातपूर्ण उत्तर प्रश्नावली विधि द्वारा प्राप्त। मान लीजिए हमने उत्तरों में बहुत सारे पक्षपातपूर्ण की भावना की है कि कोई व्यक्ति सूचना नहीं देना चाहता, और कुछ हमने पर्सनल क्वेश्चंस किए, उसके आधार पर उन्होंने आंसर्स नहीं दिए, तो इसमें क्या होता है, एक नियंत्रित प्रश्नावली हो जाती है कि उसको एक नियंत्रण करके उत्तर दिए गए हैं। मान लीजिए हमने उनसे इनकम पूछी, उनकी इनकम तो 1 लाख है, उन्होंने बता दी 20,000। तो ये क्या हुआ, हमने ऐसे क्वेश्चंस बनाए कि उन्होंने आंसर्स देना उपयुक्त नहीं समझा, और जो हमको आंसर्स मिले, जो हमने आंसर्स की फाइंडिंग हुई वो गलत हो जाती है। इसी प्रकार यदि हमें गलत फाइंडिंग्स होती है तो हमारी रिसर्च भी गलत आ जाती है, उसके रिसर्च
कि जो हमें फाइंडिंग, जो हमें डाटा कलेक्ट करना होता है वो गलत प्राप्त हो जाता है। उससे हमें सही दिशा नहीं मिल पाती और सही उत्तर की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके बाद देखते हैं प्रश्नावली के लाभ। अभी हमने प्रश्नावली पढ़ी, उसके प्रकार पढ़े। इसको डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें प्रश्नावली के कौन कौन से लाभ, प्रश्नावली बनाने से हमें डाटा कलेक्ट करने में कौन कौन से लाभ होते हैं प्रश्नावली द्वारा यदि हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसमें नंबर एक, कम खर्चीली। यदि हमें 100 लोगों से डाटा प्राप्त करना है किसी, तो हमने क्या किया, 100 प्रश्नावली को प्रिंट करवाया और 100 लोगों पर वितरित कर दिया। तो उससे क्या होता है, हमारे खर्च बहुत मामूली आते हैं, उसमें खर्च भी ज्यादा नहीं होता और हमें जो डाटा प्राप्त करना होता है वो डाटा हमको आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और इसकी फाइंडिंग हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। सेकेंड नंबर है विशाल क्षेत्र एवं अधिक सूचनादाता से तथ्य संकलन। मान लीजिए हमें इंटरव्यू लेना है, तो हम एक एक व्यक्ति के पास, मान लीजिए 100 लोगों का या 1000 लोगों का हमको डाटा चाहिए, हमें एक पूरी कंपनी के मजदूरों का डाटा चाहिए, तो हम एक एक व्यक्ति के पास जाकर इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है बहुत ज्यादा। अगर हम एक एक व्यक्ति से इंटरव्यू लेने जाएंगे तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा समय भी खर्च करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा समय के साथ साथ हमें एक एक व्यक्ति के पास जाके उनसे बात करने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी और हम इतने विशाल क्षेत्र पे उसको लागू भी नहीं कर पाएंगे। यदि हम चाहें 100 लोगों का 2 दिन में, तो वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसके ये लाभ होता है कि हम बहुत कम समय में और बहुत अधिक सूचनाओं की प्राप्ति कर लेते हैं और ज्यादा तथ्यों का संकलन कर पाते हैं और एक विशाल क्षेत्र में इसकी इसको अप्लाई करके और आंसर्स प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद आता है समय की बचत। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमें इंटरव्यू लेने में बहुत समय लगता है किसी पर्सनल व्यक्ति का, और यदि हम क्वेश्चंस, मान लीजिए हमारे एग्जाम्स होते हैं, हम लोग, क्या होता है, 1000 स्टूडेंट हैं, पूरी यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स हो रहे हैं, तो यदि एक एक व्यक्ति का इंटरव्यू होगा तो उसके लिए बहुत समय लगेगा और उसी के लिए हमको क्या किया गया, क्वेश्चंस पेपर दिए गए और आंसर्स फिल होके वो सबमिट कर दिया गया, तो उसके लिए हमें बहुत सारे समय की बचत हो जाती है। इसके बाद आता है साक्षात्कारकर्ता का पूर्वाग्रह नहीं होता है। मान लीजिए इंटरव्यूअर है और वो गया, उसने किसी क्षेत्र के लिए पहले से अपने मन में ये बैठा के रखा हुआ होता है कि ये इस क्षेत्र के व्यक्ति कमजोर होते हैं। मान लीजिए वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है और उनके बच्चों से इंटरव्यू लेता है, तो उसने दिमाग में एक पूर्वाग्रह बना के रखा है कि गवर्नमेंट सेक्टर के बच्चे कमजोर होते हैं, तो उसके पूर्वाग्रह के अनुसार ही वो क्वेश्चंस करेगा और अपने क्वेश्चंस के अनुसार ही वह वैसे क्वेश्चंस या वैसे आंसर्स, अगर वो सही भी आंसर्स दे रहा होगा तो उसके मन में एक बार ये डाउट जरूर आएगा, हो सकता है ये गलत दे रहा हो। लेकिन क्वेश्चंस, जब हम क्वेश्चंस के फॉर्म में आंसर्स फिल करवाते हैं तो कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है। हम किसी बच्चे के लिए या किसी व्यक्ति के लिए पहले से कोई फीडबैक बनाकर नहीं रखते हैं। उसमें जैसे आंसर्स आएंगे और वैसे ही उत्तर मिलते, जैसे आंसर्स मिलते हैं वैसे ही हम उनको बता पाते हैं, हाँ ये बच्चा ब्राइट है या उसने ऐसा उत्तर दिया है, तो ये सही है। इसमें अ, जो शोध कर रहा है शोधकर्ता, उसके पूर्वाग्रह का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आता है सुविधाजनक। अ, इतनी सारी चीजों में अभी हमें सबसे ज्यादा सुविधाजनक भी यही चीज लगती है कि हमें बहुत सारी जगह पे अप्लाई करना है, तो हमें क्वेश्चन फॉर्म में दे दिए और आंसर्स मिल गए, तो इसमें हमें अपना डाटा कलेक्ट करने में बहुत सुविधा रहती है और उसके लिए हमें कोई किसी ज्यादा समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ता। आगे आता है मानवीकृत शब्दावली। प्रश्नों का निर्माण एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। इससे सभी लोगों से सेम क्वेश्चंस पूछ पाते हैं हम लोग, और सेम क्वेश्चंस पूछने के बाद उत्तरदाता को अलग अलग, मान लीजिए हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो सबके क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं,
लेकिन जब हम क्वेश्चंस पेपर बनाते हैं तो सबके क्वेश्चंस का फॉर्मेट, लैंग्वेज एक होती है। इससे उत्तरदाता को उत्तर देने में कोई समस्या नहीं होती है। और वो प्रश्नावली जो होती है वो एक सी और स्थायी होने के कारण विश्वसनीय ज्यादा होती है। अ, मान लीजिए सभी पे एक से ही क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उस पे विश्वास ज्यादा किया जा सकता है। इसमें भेदभाव की भावना भी नहीं आती है कि नहीं हमने उनको इजी क्वेश्चंस दिए थे, उनको हार्ड क्वेश्चंस दिए थे। अब प्रश्नावली के लाभ के बाद हम चलते हैं प्रश्नावली की सीमाओं। इसकी बहुत सारी सीमाएं भी हैं। मान लीजिए अभी हमने इसके लाभ पढ़े, इतनी सारे क्षेत्र में इसकी वो है, तो इसकी बहुत सारी सीमाएं भी दी गई हैं। नंबर 1 इसकी सीमा है चयनित प्रतिदर्श पक्षपातपूर्ण संभव। मान लीजिए हमने जो चयन किया है तो उसमें हम लोग मार्किंग देने में या हमने जो क्वेश्चंस निर्माण किए हैं, क्वेश्चंस निर्माण करने में ही हमारी रुचि नहीं थी। तो क्या होता है, इसमें पक्षपातपूर्ण हो जाती है। कुछ विचारों को स्पष्ट करने के लिए वहाँ अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं होता है। मान लीजिए क्वेश्चंस दिए, जो क्वेश्चंस हुए वो उसकी लैंग्वेज वो बता नहीं पा रहा है कि इसमें क्या, किस क्षेत्र का विवरण देना है या किस बारे में बताना है। इसलिए या इसमें चयनित प्रतिदर्श जो होता है वो कई बार पक्षपातपूर्ण हो जाता है। इसकी अगली सीमा है ये केवल शिक्षित लोगों के लिए ही उपयोगी होती है। हम प्रश्नावली का उपयोग अशिक्षित लोगों पे नहीं कर पाते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस रिटन फॉर्म में होते हैं। और जब वो शिक्षित ही नहीं है तो वो आंसर्स कैसे दे पाएगा। जब वो आंसर्स ही नहीं दे पाएगा तो ये प्रश्नावली है तो एक इसका एरिया सीमित हो जाता है कि इसके लिए हम सिर्फ शिक्षित एरिया पे ही इसका उपयोग कर पाएंगे। और थर्ड पॉइंट है इसका, प्रश्नावली कम संख्या में भरकर वापस मिलती हैं। मान लीजिए हमने पोस्ट के द्वारा बहुत सारी प्रश्नावली भेजी, हमने 100 प्रश्नावली भेजी और उसको वापस सब लोग वापस करना, वापस ही नहीं करते हैं सारे क्वेश्चंस पेपर। और मान लीजिए बच्चे हैं उनको दी गए तो उन्होंने क्या किया, किसी ने फाड़ के फेंक दिया या किसी से इतना उपयुक्त नहीं समझा, उन्होंने फिल ही नहीं किया, उस आंसर्स को ही फिल नहीं किया। तो हमको जितना डाटा प्राप्त करना है वो डाटा प्राप्त नहीं हो पाता है। और इसमें 30 से 40% कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम पोस्ट से भेजते हैं तो 30 से 40% लोग भी उसको वापस करना अ, आवश्यक नहीं समझते हैं, जिससे हम लोगों को उचित फाइंडिंग प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है गहनता से जांच में अनुपयुक्त होती है। हमें प्रश्नावली में एक एरिया डिसाइड कर दिया जाता है कि ये क्वेश्चंस हैं और हमको इस फॉर्म में आंसर्स देने हैं। तो उससे हम लोग क्या एक डीप एनालिसिस नहीं कर पाते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में। इंटरव्यू में हम पर्सनल व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान पाते हैं, उस व्यक्ति के भाषा के बारे में जान पाते हैं, उसके व्यवहार के बारे में जान पाते हैं। बल्कि प्रश्नावली में ऐसा नहीं होता है। जब हम प्रश्नावली के माध्यम से उत्तर लेते हैं तो हमको रिटन फॉर्म में तो मिल जाता है, लेकिन उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कैसी है, वो व्यक्ति उस बारे में कैसा समझ रहा है, या वो व्यक्ति उन उत्तरों के बारे में क्या राय रखता है। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, हमको आंसर्स तो उसने टिक करके दे दिया, लेकिन वो उस बारे में यदि कुछ बताना चाहता है, उस बारे में कुछ और इंक्लूड करना चाहता है तो वो चीज नहीं होती है। उसके बाद ये संदर्भ ग्रंथ सूची है। थैंक यू क्लास। हाँ ठीक है पूनम, एक बार रेफरेंस दिखाइए अपना।
थर्ड वाला देखिए, कुमार डी का, ये क्या चीज है? ये सर इसमें ये हुआ था, हमने हमारे पास जो थी वो जीरोक्स थी, तो हम्म इसमें सन इंक्लूड नहीं था, तो इसलिए हम सन नहीं डाल पाए थे सर। हम्म उसमें जितना था ना जीरोक्स थी सर, तो उसमें सन इंक्लूड ही नहीं था, इसलिए हमने सन नहीं डाला। और अच्छा। इसका एडिशन भी हमको पता नहीं था। हम्म, अच्छा, चलिए फिर आप लोग बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन? आरती ने कुछ पूछना चाह रही हैं, ठीक है। सर पहली बात तो जैसा आपने बताया था सर कि जो है अल्फाबेट के अनुसार लिखना चाहिए, तो सर के शब्द पहले आता है और एस शब्द बाद में आता है, तो इसलिए इनको के वाली चीज पहले लिखनी थी रेफरेंस में, और बिल्कुल। एस वाली चीज नीचे मतलब लिखनी हुई थी। ठीक ठीक और ठीक। सर और मेरे क्वेश्चन भी हैं मैम, जो आपने पेपर की साइज बताई थी वो फिर से बता दीजिए, जो आपने बताया था कि स्टैंडर्ड साइज होती है उसे। यस मैम, यस। इसमें सर ऐसा हुआ था, रेफरेंस में हमने पहले ए.के. सिंह की बुक से लिख लिया था, और हम्म, उसके बाद ये हमने इंक्लूड किए थे, तो ये ध्यान नहीं दे पाए, सॉरी सर। अच्छा। चलिए, आरती का आंसर, आरती कुछ पूछ रही है, उसका आंसर दे यस दी। मैम। आरती मैम, इसमें पेज का आकार 8x12 या 9x11 का स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। मैम दूसरा क्वेश्चन है मैम, ये जो सहगामी पत्र आपने बताया है प्रश्नावली के प्रयोग में, यस। मैम उसको फिर से बता दीजिए। मान लीजिए आप किसी क्वेश्चंस का आंसर्स देने वाली हैं। आप किसी भी टेट का, सी टेट का एग्जाम देने जाती हैं, तो आपने उसमें एक फ्रंट पेज देखा होगा, आगे लगा होता है, जिसमें आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। सॉरी, सहगामी पत्र, एक मिनट सर। जो इसमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसी को ही सहगामी पत्र कहते हैं। मान लीजिए उसमें टाइम पीरियड दिया होगा कि आपको इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में करना है, इतने क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें एक क्वेश्चंस गलत करने पे इतना आपका माइनस मार्किंग कट जाएगा, 1/4। तो ये जो जिसमें सारे ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसको ही सहगामी पत्र बोलते हैं। और कोई डाउट? मैम इसे मैनुअल भी कहा जाता है क्या? हाँ, मैनुअल बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग रिसर्च की लैंग्वेज में इसे सहगामी पत्र ही बोलते हैं। थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चंस? मेरा एक क्वेश्चन है मैम कि प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर क्या होता है? प्रश्नावली और अनुसूची में यस। जो अनुसूची तैयार की जाती है, उसमें एक तो प्रश्नावली में क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए भी जगह दी जाती है कि आप उसके आंसर्स इंक्लूड कर पाते हैं, और अनुसूची में ये नहीं दिया जाता, आंसर्स फिल करने की जगह नहीं दी जाती है। और इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं, अनुसूची के बारे में। पूनम, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो समझने की हैं, बाकी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है आपने। यस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम लोगों को हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश भी उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। ओके। बहुत सारी ऐसी जनरल टर्म्स हैं जो हम लोग हिंदी में नहीं जानते हैं और इंग्लिश में जानते हैं, ठीक। तो कोई भी क्वेश्चन करता है और उस चीज़ को सहगामी का इंग्लिश वर्जन बोलता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको तो इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को शुरू में भी कहा था, रिसर्च की क्लास अपनी भाषा में भी जिसमें हम आंसर देंगे, दूसरी भाषा इंग्लिश, उसमें जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रही, काफी अच्छा आपने प्रेजेंट करने की कोशिश की। और दूसरी चीज ये है कि आपने मुझे मेल नहीं किया है अभी तक। सर मेल कर देंगे अभी हम। मेल करिए मुझको, पीडीएफ में कन्वर्ट करके, पीपीटी भी और असाइनमेंट भी।
और दोनों को कोशिश करिए कि एक ही मेल में अटैच करिए दोनों फाइल को, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब नेक्स्ट कैंडिडेट जो भी होगा, जब भी हम लोगों की क्लास होगी तो उसके लिए तैयार रहें और मुझको एक बार इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है आप लोग, जिसका भी प्रेजेंटेशन है। सर जो अंतिम में अभी क्वेश्चन पूछा गया कि प्रश्नावली और